किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हमने कैसे लेना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और कौन से वो 3 स्टेप है वो हमने फॉलो करने हैं ताकि जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो सकें। आज के इस टॉपिक में हम एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ले सकती हैं उनको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले छोटी सी इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक कंपनी है और कंपनी ए ने कोई भी प्रोडक्ट सेल की एक कस्टमर को जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपया और 18% उसने जीएसटी चार्ज किया और 1,18,000 रुपये की ग्रॉस जो इनवाइस है वो कस्टमर को कर दी। अब ये जो कस्टमर है, लेट्स से ये कस्टमर बी है और कस्टमर बी के लिए चूंकि इनके लिए सेल है और कस्टमर बी के लिए क्या है, बाइंग है, मतलब उनकी परचेज है। तो अंडर सेक्शन 153 रूल ये कहता है पेमेंट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्ट, वो ये कहता है कि जब आपने पेमेंट करनी है, जो बाइंग आप कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और जब आपने कंपनी को जिनसे परचेज कर रहे हैं उनको पेमेंट करनी है, तो आपने जो रेलिवेंट टैक्स है वो डिडक्ट करना है इस ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, और वो जो टैक्स है गवर्नमेंट को 7 डेज के अंदर जमा करवाना है। तो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं ये कंपनी फाइलर है, तो इन्होंने क्या करना है, 1,18,000 मल्टीप्लाई बाय 4% अप्लाई करना है और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी इनको पे करना है, और ये जो वैल्यू आएगी ये हम उनके नाम पे एफबीआर में जमा करवाएंगे और बाद में उनको टैक्स चालान दे देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हमने सर्टेन एग्जम्पशंस भी देखी, ये तो रूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमने डिडक्ट करना है। साथ ही 153 सेक्शन में ये कहता है कि अगर किसी के पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अवेलेबल है, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि ये जो टैक्स हम डिडक्ट कर रहे हैं, ये जो 4% इस वैल्यू के ऊपर, अगर कंपनी ए के पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है जो कि कमिश्नर इशू करता है एक सर्टेन प्रोसेस के बाद, जिसको भी हम स्टडी भी करेंगे, तो वो जो टैक्स है ये हमने डिडक्ट नहीं करना, हमने पूरी की जो पूरी अमाउंट है 1,18,000 रुपये वो पे कर देनी है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है एग्जम्पशन सर्टिफिकेट का। अब ये जो परचेजर है ये अपने पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की कॉपी रखेगा और जब कभी फ्यूचर के अंदर उसको नोटिस आएगा तो वो उस कॉपी को दिखाएगा कि भाई कंपनी के पास तो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट था, इस वजह से मैंने टैक्स विदड्रॉल नहीं किया। तो ये तो छोटी सी एग्जांपल थी जो हमने भी देखी कि एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है क्या और एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरीके से हमने लेना है और ये सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है, इसकी एग्जांपल अभी छोटी सी हम एग्जांपल अभी स्टडी करने लगे हैं। अब देखिएगा कि कंपनी ए की हम बात कर रहे हैं। कंपनी जो ए है ये इसने अपने जो हम ये लेट्स से हम ये कहते हैं कि टैक्स ईयर 2022 का इन्होंने सर्टिफिकेट लेना है और ये जो काउंट्स हैं या जो रिटर्न है, ये डाटा जो है टैक्स ईयर 2021 का कुछ हमने एक्सट्रैक्ट किया। लेट्स से कंपनी ए की जो सेल थी ना वो थी 1 मिलियन और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल है इनकी वो हम ये कह सकते हैं 7 लाख है, यानी कि 0.7 है, और इनका जीपी आता है फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपया, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं। इनके कोई एक्सपेंसेस नहीं है, हम रिज्यूम करते हैं कोई एक्सपेंस नहीं है, और अब ये जो जीपी है इसके ऊपर हमने अपने टैक्स अप्लाई किया जो कि डिफरेंट रेट है। मिनिमम आता है 1.25%, 29% और 17% का जो मैक्सिमम है वो हमने पे करना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ज्यूम कर लेते हैं कि टैक्स बन जाता है 60,000, ठीक है। एक्चुअल में तो जब एग्जांपल होगी एक्चुअल कैलकुलेट होगा, तो ये टैक्स इनका आ गया जो कि इन्होंने पे करना है, और जो इनका नेट प्रॉफिट आ गया आफ्टर टैक्स वो कितनी फिगर आ गई, 2,40,000, ठीक है। अब ये जो टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट हुई है 60,000 की, ये जो टैक्स है पेबल है 60,000 का, इस टैक्स में से डिडक्ट होता है एडवांस टैक्स। तो लेट्स से हम ज्यूम करते हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरर है इसने कुछ चीज़ें इंपोर्ट की हैं और इंपोर्ट की स्टेज पे इनका टैक्स डिडक्ट हो गया है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर इन्होंने कोई भी ड्यूरिंग द पीरियड कोई एडवांस, ये हम कह सकते हैं इंपोर्ट है, और ड्यूरिंग द पीरियड कोई भी यूटिलिटीज़ के ऊपर इन्होंने एडवांस टैक्स पे किया हुआ है, फॉर एग्जांपल वो कितनी फिगर है 20,000। और इसके अलावा कोई अदर एडवांस टैक्स भी इन्होंने दिया हुआ है, लेट्स से 10,000, कोई गाड़ियों के टोकन वगैरह लगवाए हैं, कुछ भी हैं। तो 60,000 लाइबिलिटी है और एडवांस में कितना दिया हुआ है 1,30,000। तो रिमेनिंग जो फिगर निकल आई वो कितनी निकल आई, 40,000 की क्या फिगर है, कैरी फॉरवर्ड, या इसको हम कह सकते हैं रिफंडेबल टैक्स। और अज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर भी इनके पास 50,000 का
रिफंडेबल पड़ा हुआ था, और टोटल रिफंडेबल कितना आ गया, 1,20,000। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। अब क्वेश्चन ये है कि रिक्वायरमेंट क्या है कि अब ये कंपनी ये कहती है कि भाई मेरा ऑलरेडी 1,20,000 रुपया रिफंडेबल टैक्स पड़ा हुआ है, और मेरी जो लाइबिलिटी बनती है ना लास्ट ईयर में बनी है 60,000, और अभी हम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जब बनाएंगे तो उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि इनकी जो इस साल की लाइबिलिटी है वो कितनी बन जाएगी, 80,000। और 80,000 लाइबिलिटी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर में 80,000 लाइबिलिटी है, और ड्यूरिंग द पीरियड कुछ उनके एडवांस टैक्सेस भी हैं जैसे यहाँ पे हैं। तो लेट्स से हम ज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आके 60,000 फिर रिफंडेबल निकल आएगा, और लास्ट ईयर में इनका रिफंड कितना है, 1,20,000। तो इनका टोटल रिफंडेबल कितना हो गया, 1,80,000। तो इस वजह से ये जो कंपनी है ये एक डॉक्यूमेंट बनाएगी। अब यहाँ पे जो हमने अडल एडवांस टैक्सेस देखा है ना, यहाँ पे 153 के मुताबिक जो विदहेल्ड हुआ है वही टैक्स अवेलेबल है, जो कि इनवाइस के टाइम इन्होंने कस्टमर को दिया था, जो हमने पिछले एग्जांपल में देखा है। तो अब ये कंपनी ये कहती है कि भाई मैंने तो ऑलरेडी एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को दिया हुआ है, मेरा तो ऑलरेडी रिफंडेबल टैक्स है, तो मेरी जब ये मैं इनवाइस करूंगा तो मेरा टैक्स विदहेल्ड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मेरा एडवांस टैक्स तो हर साल बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से कंपनी सारे अपने अकाउंट्स बनाती है, अपनी प्रोजेक्शन बनाती है, और गवर्नमेंट को, एफबीआर को, जो भी कंसर्न रेलिवेंट कमिश्नर है उसको हम डिटेल भेजते हैं कि मेरी ये अगले साल की सेल है, उसके मुताबिक मेरा ये फोरकास्टेड प्रोजेक्टेड मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मेरा ये टैक्स बनता है, लिहाजा मेरा ऑलरेडी रिफंडेबल टैक्स है, लिहाजा मुझे एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए, ताकि जब मैं सेल करूं कस्टमर को तो अंडर सेक्शन 153 मेरा वो टैक्स विदहेल्ड ना करें, अदरवाइज मेरा यहाँ पे भी टैक्स विदहेल्ड होगा और मेरा रिफंडेबल टैक्स भी पड़ा हुआ है, तो मेरे लिए तो डबल लॉस हो जाएगा। मैं डबल टैक्स क्यों पे करूं, मुझे तो रिफंड टैक्स आप देते नहीं है। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट से रिफंड लेना कितना मुश्किल काम है, तो अब तो वैसे ही नहीं मिल रहे। तो इस वजह से ये कंपनी अपना प्रेशर बिल्ड करेगी एज पर रूल प्रोजेक्शन बना के कि भाई मुझे एग्जम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिफंडेबल टैक्स पड़ा हुआ है। तो ये तो है कॉन्सेप्ट कि कंपनीज क्यों एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेती हैं, क्यों अप्लाई करती हैं, और ये छोटी सी इस तरीके से एक स्टेप बनाए फॉलो करेंगे, और यानी कि अकाउंट्स बनाएंगे, और उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अब हम आते हैं कि जी कौन से 3 स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहला क्या स्टेप है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, अब ये क्या चीज़ है, जैसे हमने यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया है ना, इसी तरीके से एक इंडिविजुअल इनडिविजुअल काफ़ी तरह की चीज़ें जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं, भाई डिटेल में हम एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न के लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें माइनस करने के बाद हम एक टैक्स लायबिलिटी बनाएंगे, एक कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा टैक्स कितना बनता है। और हमने चूंकि कमिश्नर को कन्विंस करना है, याद रखिए कि ये जो टैक्स है ना, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का सेल्स है, गवर्नमेंट की सेल्स है। तो अपनी सेल को कभी भी लॉस ऑफ रेवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट का हमेशा ये पर्पस होगा कि टैक्स पेयर से मैक्सिमम टैक्स लिया जाए। तो अगर हम उनको कन्विंस करेंगे तो हमारा डाटा भी उतना जानदार होना चाहिए कि हम उनको कन्विंस कर सकें। दूसरा क्या पॉइंट है कि इस चीज़ को बनाने के लिए आपके पास प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए, जिसके अंदर सारी डिटेल अवेलेबल हो कि भाई किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन की है, क्या मैंने सेल अज्यूम की है, क्या मेरे एक्सपेंसेस है, क्या मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, क्या अदर एक्सपेंसेस है। ये सारी चीज़ें भी हम 1 बाय 1 एक्सेल की फॉर्म में उसको देखते भी हैं। तीसरी चीज़ है कि जब ये चीज़ आप रेडी कर लें, फिर हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसको हम फॉरवर्ड कर देंगे, किसको, एफबीआर को, कमिश्नर को फॉरवर्ड कर देंगे। तो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेने के लिए 3 स्टेप आपने याद रखने हैं, इससे ज़्यादा कोई स्टेप नहीं है। अब हम आते हैं कि जी ये जो फाइल है जो मैंने जो बनाई हुई है, और जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं उनको मैं ये ईमेल भी कर दूंगा, व्हाट्सएप भी कर दूंगा, बल्कि उनके पास अवेलेबल भी होगी। तो ये सबसे पहले जो स्टेप है वो हमने ये देखा कि भाई जो कंप्यूटेशन है, ये मैंने आपके सामने कंप्यूटेशन ले आया हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले ये प्रोजेक्टेड, हम किस साल का सर्टिफिकेट लेने लगे हैं, ये प्रोजेक्टेड है, टैक्स ईयर 2022 का हम सर्टिफिकेट लेंगे। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि 2021 का जो कुछ डाटा है ना वो अनऑडिटेड है। अनऑडिटेड से मुराद क्या है, अब इसको देख लीजिएगा कि फॉर एग्जांपल हमने जुलाई 20 से जून 21 तक ये कौन सा टैक्स ईयर बनता है, टैक्स ईयर 21। और हमने क्या किया, हम अब सर्टिफिकेट लेने लगे हैं, अप्लाई करने लगे हैं जुलाई 21 से जून 22 तक। ये कौन सा टैक्स ईयर बनता है, टैक्स ईयर
2022। अब जब हमें अप्लाई करेंगे तो हम इसके एंड पे थोड़ा अप्लाई करेंगे, हमारा तो एडवांस टैक्स है, तो हम क्या करेंगे जून के एंड वाले दिनों में यानी कि 27-28 तारीख से वर्किंग स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे आके फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई मैक्सिमम, जो अगर आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं तो हो सकता है 2-3 तारीख को भी आप सबमिट कर लें ये डाटा। तो हम ये डाटा क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, यानी कि पूरा डाटा अभी जो हम बनाने लगे हैं, देखने लगे हैं, सारा क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे। तो जब आप 1 जुलाई पे होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स ईयर 2021 का जो ऑडिट है वो तो अभी तक हुआ नहीं होना, क्योंकि जो कंपनीज हैं ऑडिट करवाती हैं अपना, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बड़ी लिस्टेड कंपनी है या कोई भी इस तरह की बड़ी कंपनीज है, उनका ऑडिट होगा, क्योंकि ऑडिट के बगैर ये हमें एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्योंकि प्रॉपर एक रिकॉर्ड होता है, हिस्ट्री होती है, एक रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ऑडिट चूंकि नहीं होया होना, क्योंकि अभी तो जून है, तो हम इसलिए यहाँ पे ये फिगर क्या लिख रहे हैं, अनऑडिटेड अकाउंट्स, मतलब ये कि जुलाई से जून तक, जुलाई 20 से जून 21 तक का जो डाटा है वो अनऑडिटेड अभी तक, लेकिन ये फाइनल है। उसके बाद हमने साथ ही कंपैरिजन में मैंने लिख दिया 2020 का जो ऑडिटेड डाटा है वो ये वाला है, ठीक है। अब याद रखिए जितनी आपकी फेयर, इजी टू अंडरस्टैंड और अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जल्दी मिल जाएगा और जो डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप जल्दी पूरी कर लेंगे। तो ये मैंने जनाब वो डाटा उठाया। अब यहाँ पे आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कहाँ से आया, अब आ गए आप दूसरी फाइल में, जो स्टेप नंबर 2 था, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर एग्जम्पशन। ये एग्जम्पशन के लिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जहाँ पे आप देखें तो सेल आ रही है, अगर कोई सर्विस इनकम है वो लिख लें, एक्सपोर्ट लिख लें, मैंने मैक्सिमम चीज़ें लिख ली हैं ताकि सर्विस हो सकती है, सेल हो सकती है, एक्सपोर्ट हो सकती है, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, एक्सपेंसेस आएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो ये आप क्या बनाएंगे, प्रोजेक्टेड अकाउंट बनाएंगे। अब मैंने ये कैसे बनाया, सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें सेल है, तो सेल के लिए फर्दर मैं डिटेल में चला गया। मैंने यहाँ पे ये कहा कि भाई मेरा जो एक्स फैक्ट्री रेट है ना, प्रोडक्ट मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं और एक्स फैक्ट्री रेट प्रोडक्ट ए का 65,000 है, बी का 35,000 है, इसी तरीके से सी का कितना है 25,000। और जुलाई 21 से जून 21 तक, जनवरी 21 से जून 21 तक मेरी ये प्रोडक्शन रही है इतने यूनिट्स की। और फर्दर मेरा एस्टीमेट क्या है कि मैं तकरीबन 25% बढ़ाऊंगा, तो मैंने 12,970 को 1.25 यानी कि 25% बढ़ा के उससे मल्टीप्लाई कर दिया। और ये यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल 6 मंथ प्रोडक्शन जुलाई 21 से दिसंबर, यानी कि जो लास्ट 6 मंथ है ना उनकी प्रोडक्शन ये वाली एक्चुअल में, ये जो लास्ट 6 मंथ है, क्योंकि ये जो डाटा है ये प्रोडक्शन हम शो कर रहे हैं कि जो मैंने आगे फोरकास्ट करना है उसके लिए। और लास्ट मंथ का मेरे पास डाटा क्या है, ये है। अगर टोटल देखें तो मैंने लास्ट 6 मंथ में 19,153 की यूनिटों की प्रोडक्शन की है और अगले 6 मंथों में मैं 34,649 यूनिटों की प्रोडक्शन कर रहा हूं। अब फर्दर एस्टिमेट के लिए मैंने क्या किया, अब आता है टोटल प्रोजेक्टेड एक्चुअल क्वांटिटी। अब कैसे आ गया कि फर्दर जो मैंने एस्टिमेट किया और प्लस जो लास्ट 6 मंथ का डाटा है, वो जो पिछला 6 माह का, बेसिकली हम पिछले साल को बेस बना रहे हैं, तो पिछले साल का 6 मंथ का डाटा जो एक्चुअल हो चुका है और जो अगले 6 माह का डाटा है एक्चुअल की बेस पे, ये जो डाटा है ना ये एक्चुअल है, इसकी बेस पे मैंने फोरकास्ट कर लिया। तो टोटल मेरे पास 6 मंथ की जो पूरे साल की प्रोडक्शन आ गई वो कितनी आ गई, 62,464। अगर आप इस साल पिछले साल की देखें तो 19,000 ये है और दूसरी फिगर ये है, तो वो बनती है तकरीबन 53,000। तो तकरीबन मैं 25% बढ़ा रहा हूँ, तो 62,464 का मेरा टोटल क्वांटिटी है। उसके बाद इसी बेस क्वांटिटी के बेस पे आपने जो प्रोजेक्टेड सेल्स है वो कैलकुलेट की, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स फैक्ट्री रेट, मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट की एवरेज वो क्या है। ये एक नॉर्मल मैंने फार्मूला बनाया है, आप अपने मुताबिक डिफरेंट बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने लास्ट ईयर की प्रोडक्शन की बेस पे अगले साल का फोरकास्टेड देना है और उस क्वांटिटी की बेस पे आपने एक्स फैक्ट्री प्राइस को, यानी कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करके आपने अपनी सेल टर्नओवर कैलकुलेट। ऑब्वियसली एक नेचुरल बात है कि सेल को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्वांटिटी अवेलेबल होनी चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, यानी कि वो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो सकती है। तो ये मैंने क्या किया जनाब, सेल को फोरकास्ट कर लिया और उसके बाद
कॉस्ट ऑफ सेल है, इसको मैंने देखिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला अप्लाई किया है कि लास्ट ईयर की जो परसेंटेज है ना वो इस साल मैंने अप्लाई कर दी है। ज़्यादा इसमें आपने सोचना नहीं है। आप ये कहें कि जी लास्ट ईयर की जो परसेंटेज है मेरी वही है, हाँ ये हो सकता है कोई अब नॉर्मल चेंजिंग्स आ गई हैं, जैसे अभी करंट सिचुएशन में जो रेट हैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, तो फिर आपने अगर एक्चुअल डाटा अवेलेबल है तो एक्चुअल की बेस पे जो परसेंटेज है, ऑब्वियसली जो कंपनीज हैं हर महीने एनालिसिस करती हैं, उसकी बेस पे आप देखें कि आपकी कॉस्ट कितने परसेंट है सेल का। उसके बाद जीपी आ जाएगा। एक्सपेंसेस को भी मैंने यही किया है कि जो लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस हैं उसकी परसेंटेज के साथ टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय लास्ट ईयर की जो एक्सपेंसेस रेट है वो मैंने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास एक फोरकास्टेड फिगर निकलाई। और उसके बाद आता है कि जी हम ये प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्सेशन, मैं ये कहता हूँ मेरा 179 मिलियन है। अब यही फिगर मैंने क्या की, यहाँ पे मैं ले आया, ये फिगर आ गई। अब जब ये फिगर आ गई है, ये तो है मैनेजमेंट अकाउंट्स का प्रॉफिट। तो टैक्स के लिए हमने कंप्यूटेशन जैसे हमने ये इसमें देखा था, ये जो पहला स्टेप है इसके अंदर, तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, कुछ टैक्स के एक्सपेंस हमें अलाउबल होते हैं, कुछ अलाउबल नहीं होते, मतलब एडमिसिबल हैं, कुछ इनएडमिसिबल हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उन एक्सपेंसेस में इनएडमिसिबल ऐड कर दिया। काउंटिंग डेप्रिसिएशन मैंने ऐड की, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी मैंने ऐड कर दी है, एक्सचेंज गेन एंड लॉस मेरे पास नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है। तो दो चीज़ें मैंने ऐड की और साथ ही कानून मुझे कहता है कि आप माइनस भी कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन मैंने, टैक्स जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दी, ग्रेच्युटी जो पेड हुई हुई है वो भी माइनस कर दी। एक्सचेंज ये करने के बाद मेरी जो टैक्सीबल इनकम आती है वो आ गई 195। आप एक्सचेंज गेन एंड लॉस को भूल जाएं क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, हो सकता है सही तरीके से आप हम इसको यहाँ पे टाइम चूँकि शॉर्ट है लेक्चर लंबा हो जाएगा। वैसे एक्सचेंज गेन एंड लॉस का लेक्चर टॉपिक बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है जब ये फिगर आपके पास आ जाती है तो फिर हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास ये जो मिनिमम टैक्स है, हम रूल अप्लाई करते हैं कि मिनिमम टैक्स जो कॉर्पोरेट अल्टरनेटिव टैक्स है 17% वो, और जो नॉर्मल टैक्स है 29%, उनमें से जो हाई है वो हमने पे करना है। तो यहाँ पे आप देखें तो टोटल जो फिगर आ रही है वो कौन सी फिगर आ रही है, 195 मिलियन की जो फिगर है वो, यहाँ पे मैंने ये किया कि जो टोटल फिगर थी टैक्सीबल 195, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 29% से, और यहाँ पे टर्नओवर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.25% से। और इसी तरीके से जो कॉर्पोरेट टैक्स है और मैनेजमेंट प्रॉफिट का जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.17 से, तो हमारे पास फिगर आ गई 56 मिलियन क्या है, पेएबल है। अब ये वो लाइबिलिटी है जो हमने डिटरमिन कर ली है, ये वो बेसिकली वो लाइबिलिटी है कितनी बनती है, जो ये वाली लाइबिलिटी थी ना बेसिकली ये वाली हमने कैलकुलेट की प्रॉपर वर्किंग के साथ, जो हमने उनको प्रेजेंट करनी है। ये करने के बाद हमारा जनाब कुछ एडवांस टैक्सेस है, हम ये कहते हैं इंपोर्ट पे दिया हुआ है, सप्लाई पे दिया है, सब्सिडीज पे है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे है, मोबाइल पे है, उसके बाद व्हीकल पे है, तो ये सारा हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा जो नेट पेबल निकलेगा वो निकलेगा 41.6 मिलियन, मतलब ये है कि 56 मिलियन टोटल था। और उसके सॉरी ये जो एडवांस टैक्स कितना निकलाएगा, कितना टोटल बन जाएगा 41.4 मिलियन। तो 56 मिलियन टोटल था, 41.4 मिलियन हमारा एडवांस टैक्स है, और नेट जो पेबल निकल आता है वो कितना निकलेगा 15.2 मिलियन। साथ ही हम ये कहते हैं भाई हमारे पास तो 431-32 मिलियन का लास्ट ईयर का रिफंडेबल पड़ा हुआ है, तो मेरा जो वो माइनस करने के बाद यानी कि इतनी बड़ी फिगर मेरी कितने, अगर आप इसको तो मेरी 15.2 मिलियन का मेरा टैक्स बनता है, और मेरे पास ऑलरेडी 416 मिलियन का रिफंडेबल टैक्स पड़ा हुआ है। तो भाई मेरे पास इतना ज़्यादा टैक्स पड़ा हुआ है, मैं तो ऑलरेडी आपसे लेना है, मैं क्यों टैक्स आपको पे करूं। तो ये बेसिकली हिस्ट्री ऑन टैक्स ऑन ईयर एवरी ईयर, हमने एक हिस्ट्री बना के उनको डाटा दिया, उनको प्रेजेंट किया, ये सारा डाटा बना लिया। इसके पीछे ऑब्वियसली लॉजिक्स होंगे सारे, जैसे हमने अभी स्टडी किए हैं। तो ये करने के बाद जब सारी चीज़ें हम बना लेंगे तो फिर सिंपल सी आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसका फॉर्मेट भी आपके सामने है। तो जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं उनको मैं ये फाइलें वगैरह शेयर भी कर दूंगा। तो यहाँ पे आप सिंपल उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद कंपनी का नाम लिखें, एनटीएन लिखें, टैक्स ईयर लिखें, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट फॉर फ्रॉम डिडक्शन अंडर टैक्स ईयर अंडर सेक्शन 153 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। यहाँ पे आप लिख दें कि अगर आप खुद दे रहे हैं या आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहे हैं तो डिटेल मेंशन कर लें। तो ये सारी स्टोरियाँ हमने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद जनाब आपने साइन करें और आप उनको फॉरवर्ड कर दें, नीचे ये एक्सेल की फाइल वगैरह अटैच करके। उसके बाद उनके साथ मीटिंग करें, फॉलोअप रखें, और जो चीज़ें वो मांग रहे हैं टाइमली बेसिस पे उनको दें। जैसे ये जो टैक्स है एडवांस टैक्स की डिटेल आपसे मांग सकते हैं, आप उनको CPR दें, डिटेल दें, उसके बाद आपको क्या होगा, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थीं जो हमने स्टडी की, जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट से रेलिवेंट थी, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं कि भाई एग्जम्पशन सर्टिफिकेट क्या है, किस तरीके से हम ले सकते हैं।
थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है ये वाला। मतलब ये मुश्किल इसलिए होता है कि उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उसको आपने मीट करना है, उनका रिप्लाई करना है और फॉलो अप रखना है, लेकिन ये मिल जाता है। और याद रखें ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को मिलता है, अदर दैन मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब सारे के सारे मिनिमम टैक्स रजीम में आ चुके हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग भी वो वाली जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, मतलब कोई रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद उसको संभल करते हैं और उसको बाद में मार्केट में सेल करते हैं, और प्लस उनकी जो फर्दर रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाली, वो आप लेक्चर में अवेलेबल है, वहाँ पे देख सकते हैं कि किन मैन्युफैक्चरिंग को मिल सकती है। सेकंड ये है कि अगर आपके पास हिस्ट्री ऑफ रिफंडेबल अवेलेबल है, जैसे आप देखें तो हर साल रिफंडेबल आ रहा है, तो यहाँ पे भी चांसेस होते हैं कि आपको इजीली मिल जाए। तो अगर डाटा, अगर ये नहीं है कि आज आपने कंपनी बनाई है और आप कहेंगे जी आज ही मेरा रिफंडेबल, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 3-4 साल नई कंपनी बनाने के बाद 3-4-5 साल तक सिचुएशन डिफरेंट होती है, आपके पास हिस्ट्री बिल्ड होती रहती है, फिर जाके कहीं एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिलता है। इतना ईजी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू है, तो इसलिए आपको काफ़ी डिटेल एविडेंस, हिस्ट्री और फॉलोअप रखना पड़ेगा। इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।